आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर क्लास 10th का जो है वो मैं टेकअप करने वाला हूं। पूरा जो एनसीईआरटी का टर्म 2 का सिलेबस है वो मैं लाइन टू लाइन आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। सारा कॉन्सेप्ट जो है वो कवर अप होने वाला है। कॉपी पेन निकाल लीजिए और सारा लेक्चर जो है वो हम लोग नोट करेंगे। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी। कार्बन एक बहुत ज्यादा वर्सेटाइल एलिमेंट है। तो मैं आपको बता दूं हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है वो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। 117 एलिमेंट्स को अगर मैं एक साइड पे रखूं और इकलौते कार्बन को एक साइड पे रखूं तो जो इन कार्बन के द्वारा बनाए जा रहे कंपाउंड्स है उसका जो रेशियो रहता है वो जितने टोटल बाकी एलिमेंट्स कंपाउंड बना रहे हैं उससे अप्रोक्सीमेटली 300 टाइम्स ज्यादा कंपाउंड्स जो है वो कार्बन फॉर्म कर रहा है। तो आप ये इमेजिन करके चल सकते हो कि इकलौता कार्बन जो है वो कितने सारे कंपाउंड्स को फॉर्म कर रहा है। इसका साइज इस तरीके से है कि दुनिया में किसी भी चीज से जो है ये मोस्टली कंबाइन कर जाता है। हाइड्रोजन के साथ इसके कंपाउंड्स है, हेलोजन्स के साथ इसके कंपाउंड्स है, ऑक्सीजन से कंपाउंड बना लेता है, नाइट्रोजन के साथ बहुत सारे कंपाउंड्स है। इवन हमारी बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं तो जितने एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में, जितने बायोमोलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, हर जगह पे जो है वो कार्बन के कंपाउंड्स हमारे पास देखने को मिलते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा वर्सेटाइल एलिमेंट जो है ये कार्बन हम लोगों के पास रहता है। अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करूं तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है वो 0.02% कार्बन प्रेजेंट है जो कि मिनरल्स की फॉर्म में है, जैसे कार्बोनेट्स हो गए, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए, या पेट्रोलियम की फॉर्म में जो है वो अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो है ये प्रेजेंट है। अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो एटमॉस्फेयर में 0.03% जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं अर्थ के ऊपर, वो सब के सब जो है वो कार्बन के बहुत सारे उनके बायोमोलिक्यूल्स जो है वो कार्बन से ही मिलके बने हुए हैं। आई होप बेटा जी क्लियर है, ये सारा आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो अगर मैं बॉन्डिंग की बात करते हैं बेटा जी कार्बन की, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो हम लोगों के पास 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं कार्बन की लिखूं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से जो है वो 2,4। तो इसके आउटर शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके आउटर शेल में प्रेजेंट हो गए। अब देखो, या तो अब हमारे पास जो स्टेबल कंपाउंड्स है हमने लुईस के हिसाब से देखा हुआ है, तो अपने पास जो है वो आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, या ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब यहां पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो कार्बन ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? लूज कर देगा, और या ये कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? गेन करेगा। क्योंकि इन्हीं दोनों सिचुएशंस के अंदर, कंडीशंस के अंदर कार्बन का जो स्टेबिलिटी वाला आउटर शेल ऑर्बिटल है वो हमारे पास जो है वो फॉर्म होगा। तो अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत ज्यादा रहती है कार्बन के केस में, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है। अगर मैं इसके साइज प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इसका एक शेल, और ये इसका जो है वो हम लोगों के पास क्या हो गया? सेकंड शेल हो गया। तो न्यूक्लियस से जो आउटर शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसका डिस्टेंस काफी नजदीक है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों के पास नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में काफी सारी अट्रैक्शन जो है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इतना ईजी नहीं होता इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। तो जिसकी वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो लूज नहीं करता, तो ये C4 पॉजिटिव वाला आयन जो है वो हम लोगों के पास जो है वो नहीं बनता। अब क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है तो ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना इतने कम न्यूक्लियर चार्ज के साथ पॉसिबल नहीं रहता, जिसकी वजह से ये C4 नेगेटिव हमारे पास एनायन का भी फॉर्मेशन जो है वो नहीं करता। तो ना तो कार्बन हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, ना ही कार्बन हम लोगों के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो कार्बन कर क्या रहा है? तो कार्बन बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो कार्बन जो है उसके अंदर हम लोगों के पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टेक प्लेस कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारा कुछ जो है वो आप नोट कर लो। बाकी यहां पे जो है मैंने लिख दिया, जो मैंने बताया, इट इज डिफिकल्ट फॉर कार्बन टू आइदर गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि
ये मैंने रीजन जो है वो डिस्कस कर लिया, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए या जो स्पेस चाहिए या न्यूक्लियर चार्ज चाहिए वो ऑप्टिमम नहीं रहता, जिसकी वजह से ये हमारे पास C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव जैसे कैटायंस और एनायंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब इस समस्या को समाधान करने के लिए या इस समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए कार्बन के अंदर जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टेक प्लेस करती है, जिसमें कार्बन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देता है, जिसमें जहां पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस करती है, जो बॉन्ड फॉर्म होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है या कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो हम लोग बोल देते हैं। तो कार्बन बेसिकली हम लोगों के पास कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है। आई होप ये बेटा जी आपको जो है वो क्लियर है। तो आगे बेटा जी हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग्स के बारे में देखेंगे। अब हम लोग जो है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे, किसको डिस्कस करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स जो है वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं। 3 सिंपल फंडे हैं, कई बार बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बड़ा मुश्किल लगता है। 3 सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं इन 3 कॉन्सेप्ट्स को। पहला, एलिमेंट यहां पे हो अदर देन हाइड्रोजन शुड हैव कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, या जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑक्टेट बोल देते हैं। तो हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन शुड हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिस केस में हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, ड्यूप्लेट बोल देते हैं। मतलब कहीं पे भी अगर आपको जो है एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स का बताना है, जिसको हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोल देते हैं, कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से जो है वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बाहर अरेंज्ड है, वो आपको बताना है। तो आपको किन चीजों का ध्यान देना है कि अगर मेरे पास एलिमेंट हाइड्रोजन है तो उसको टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, चाहे वो शेयर्ड है चाहे वो उसका अपना है, टोटल मिला के मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन हम लोगों के पास प्रेजेंट है तो उसके आउटर शेल में अपने को टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर 4 उसने ऑलरेडी उसके पास प्रेजेंट है तो उसको जो है वो 4 और शेयर करने पड़ेंगे, मतलब गेन करने पड़ेंगे शेयरिंग से। और अगर 5 है तो उसको 3 गेन करने पड़ेंगे, अगर 2 है तो मतलब इस तरह से जो है हम लोगों के पास जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है, ये बेसिकली हम लोगों के पास जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए ही हम लोग इन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स का। तो अदर देन हाइड्रोजन के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और हाइड्रोजन के लिए ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और ये पॉइंट जो है मैं यहां पे पेंडिंग छोड़ रहा हूं, आपको मैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो बना के बताऊंगा किस तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन रहा है, फिर इस पॉइंट पे जो है वो मैं लिखूंगा क्या आएगा। ठीक है, आप अभी के लिए इसको नोट मत करो, पहले एग्जांपल से जो है वो मैं इसको टेकअप कर रहा हूं। तो देखो हाइड्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना। सबसे पहले देखो हाइड्रोजन का जो बेटा जी एटॉमिक नंबर है वो हम लोगों के पास है 1, जेड से एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहे हैं। हाइड्रोजन की जो हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आउटर शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मैंने बेटा जी यहां पे क्या किया, हाइड्रोजन एलिमेंट बनाए 2। तो इस तरीके से हाइड्रोजन एलिमेंट बना दिए 2। इन हाइड्रोजन एलिमेंट्स के आउटर शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां शो कर दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो मैंने यहां शो कर दिया। अब देखो इन दोनों बॉन्ड्स के अंदर जो है वो शेयरिंग हो रही है, तो शेयरिंग के तौर पे ये हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो हम लोगों ने जो है वो इसको इस तरीके से मेंशन कर दिया। एक बार मैं दोबारा कर देता हूं, यहां पे ये देखो, ये जो है हम लोगों के पास जो है ये रहने वाला, एक सेकंड, ये हम लोगों के पास इस तरीके से जो है वो मैं इसको कर रहा हूं, ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो गया। मतलब ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर शेल में हो जाएंगे, जिससे ये क्या हो गया, एक सेटिस्फाई हो गया, इसका बाहर वाला शेल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आई होप ये जो है वो आपको ड्रॉ करना आ गया कि किस तरीके से जो है वो हमने ड्रॉ किया। अब दूसरा केस अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो दूसरा जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसके बाद इसका भी जो है वो क्या हो जाएगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो यहां पे देखो ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन था, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक दूसरे के साथ
जो है वो शेयरिंग करके हम लोगों के पास एक स्टेबल हाइड्रोजन गैस का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो इसका एक गोला बनाना है आपको, मतलब एक सर्कुलर फॉर्म में जो है वो एलिमेंट बनाना है और उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। अब मैं पीछे आ रहा हूं, बच्चे यूजुअली क्या गलती करते हैं, मैं यहां इसको प्रॉपर उसमें लिख रहा हूं, एक सर्कल जो हमने लुईस डॉट का बनाया है शुड हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सॉरी ओनली वन, ओनली ये वन यहां पे लिख देते हैं हम लोग क्या, एटम। मतलब जो भी एक सर्कल बनेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर का, उसमें सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे देखो ये पर्टिकुलर गोला मैं मार रहा हूं इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम के लिए, तो एक गोले में एक एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई और एलिमेंट है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां पे देख लो, ये फर्स्ट वाले केस में एक गोला ये वाला मारा मैंने, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन के केस में ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। तो एक सर्कल हमारे पास एक जो है वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे एक गोले में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक एटम है। कई बार बच्चे गोला ऐसे मार दें वो गलत हो जाएगा, क्यों, एक गोले में 2 एटम्स नहीं आएंगे। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ऑक्सीजन के अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है हम लोगों के पास 8, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम लोगों के पास होगी 2,6 जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहां पे जो है वो सिंबल इसका ड्रॉ कर देते हैं। ऑक्सीजन हो गया एक एलिमेंट, और ये हम लोगों के पास ही ऑक्सीजन हो गया ये दूसरे वाला। ठीक है, अब ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो 2 मैंने ऐसे बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बनाए और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बना दिए, और दूसरे वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे, 2 ऐसे और 2 ऐसे। यहां तक तो आई होप सबको समझ आ गया। कुछ नहीं करना, आपको इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या लिखना है, सिंबल लिखना है एलिमेंट का। सिंबल लिखने के बाद जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके बाहर जो है वो हम लोगों को क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। सिमिलरली इस केस में भी हम लोगों ने क्या लिखना है, यहाँ पे सिंबल को लिखना है, और इसके बाहर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो हमने क्या कर दिए, अरेंज कर दिए। अब देखो एक गोले में एक एटम होगा, अब हाइड्रोजन तो नहीं है यहाँ पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने को, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक गोला बना ये वाला। अब देखो एक गोला, कितने एटम है, एक एटम है ऑक्सीजन का, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये गोला खुश है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो इसको आप यहां पे बना दो, ये बन जाएगा हम लोगों के पास एक पर्टिकुलर गोला। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। उसके बाद दूसरा गोला बनाने के लिए बेटा जी दूसरा ऑक्सीजन की बात करते हैं। ये बन गया हम लोगों के पास दूसरे ऑक्सीजन का गोला। ठीक है, अभी गोला कैसे बना, एक गोला देखो यहाँ पे जो पिंक वाला गोला है, या जो पिंक वाला सर्कल है, इस पर्टिकुलर सर्कल में एक पर्टिकुलर एटम प्रेजेंट है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो खुद के हैं, 2 इसने यहाँ पे क्या किए, शेयर किए। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। ऐसे ही इधर मैं इस राइट वाले ऑक्सीजन की बात करता हूं, ये गोला ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके खुद के थे, ये 6 हो गए, 2 इसने लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ जो है वो हम लोगों के पास क्या कर दिए, शेयर कर लिए। अब इस गोले के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और एक एटम जो है वो हम लोगों के पास इसके यहां पे जो है वो प्रेजेंट है। आई होप ये जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह से जो है वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर यहां पे बन रहा है। नेक्स्ट बेटा जी एक चीज और मैं बता देता हूं, इस जगह पे मैं इसको एक सिंपल जो है स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। यहां पे देखो इस जगह पे ऑक्सीजन ने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रखा है, दोनों ऑक्सीजन एटम ने, ऑक्सीजन एटम नंबर 1 ने और 2 ने, दो जिसको बोलते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रखा है। जबकि इस पर्टिकुलर केस में देखो यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है। तो जहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। मतलब जो बॉन्ड का मतलब है कनेक्शन, तो यहां पे एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्शन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ईच एटम ने शेयर कर रखा है, दैट इज अ सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के केस में देखूं तो ईच एटम शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, यहां पे डबल बॉन्ड जो है वो हम लोग इसको यहां पे बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको एकदम क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर के ऊपर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा जी हम लोगों के पास कितना है, 7 है। 7 एटॉमिक नंबर की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 2,5 होगी। तो यहां पे मैं नाइट्रोजन को ड्रॉ कर रहा हूं,
इस तरह से मैंने यहाँ पे बीच में सिंबल ड्रॉ कर दिए, दो एटम्स थे तो दो सिंबल्स लगा दिए। अब यहाँ पे मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से, 1 2 3 और यहाँ पे 4 5। ठीक है, तो ये सिंबल्स मैंने ड्रॉ कर दिए। अब देखो इस नाइट्रोजन एटम को कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 5 इसके पास ऑलरेडी है, 3 चाहिए, तो 3 इसलिए मैंने यहाँ पे 3 सामने कर दिए। आपके दिमाग में आ रहा होगा ऑक्सीजन के केस में 2 लगाए थे सामने, यहाँ पे 3 क्यों लगाए, क्यों, क्योंकि देखो इसके आउटर शेल में ही 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए, इसलिए मैंने 3 आमने सामने जो है वो कर दिए, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में शेयर करने वाले हैं। अब यहां पे देखो बेटा जी, ये गोला बन गया इसका ऐसे, कैसे बन गया देखो, यहां पे 3 3 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब एक गोले में कितने एटम्स हैं, एक सिंगल सिंबल प्रेजेंट है एटम का, तो एक गोला एक एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स, काम खत्म। यहां पे देखो दूसरी वाली साइड पे एक गोला 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है हो गए और एक पर्टिकुलर एटम जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो दूसरा गोला भी बन गया। सिंपल है, इसको ड्रॉ कर लो जो अभी हम लोगों ने बोला। तो यहां पे देखो ये क्या रहेगा इस जगह पे, यहां पे हम लोगों ने जो है एक तो ये बन गया, ठीक है, और दूसरे केस में अगर मैं बात करूं तो दूसरे केस के अंदर जो है वो ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये गोले बन जाएंगे। आप प्रॉपरली इसको कर्व के साथ जो है वो बना लेना, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर या एलिप्टिकल फॉर्म के अंदर ड्रॉ कर लेना, एकदम करेक्ट होगा। मेन आपको जो सर्कल मारना है उसमें बस एक चीज का ध्यान देना है, हाइड्रोजन एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए गोले में, और कोई और एटम है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस पर्टिकुलर गोले में प्रेजेंट होंगे, और एक एटम जो है वो हमेशा गोले में रहेगा, एक से ज्यादा एटम गोले के अंदर नहीं आएंगे। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। अब यहां पे एक चीज और है जानने वाली, ध्यान से देखना, इस जगह पे देखो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो यहां पे अगर मैं नाइट्रोजन के सिंबल की बात करूं तो इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ईच एटम ने शेयर किए, तो इसको हम लोग बेटा जी बोल देते हैं क्या, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्यों बोल देते हैं, क्योंकि हर एटम ने जो है वो हम लोगों के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर किए, इसीलिए इसको जो है वो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो क्लोरीन की बात करते हैं बेटा जी। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो हम लोगों के पास कितना है, 17 है। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये 287 हो जाएगा। एक एलिमेंट लिख ला हूं क्लोरीन ऐसे, दूसरा ऐसे, यहां पे इसमें देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 7 है ही है, एक चाहिए ना, तो एक एक आमने सामने कर दो। यहां पे क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन आमने सामने कर दो, बाकी कैसे भी अरेंज कर दो, ये 2 इधर लगा दिए, 2 इधर लगा दिए और 2 इधर लगा दिए, सिमिलरली 2 इधर लगा दिए, 2 यहां लगा दिए और 2 जो है वो इस जगह पे लगा दिए। अब क्या होगा, एक गोला एक एटम, देखो क्लोरीन का गोला बन गया, एक गोले में एक एटम है और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सिमिलरली देखो इस वाले गोले की बात करूं मैं तो एक एटम है और 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। तो बना दो भाई सर्कल ये वाला, एकदम सिंपल जो है वो फॉर्म के अंदर ये रहेगा। तो एक तो ये हो गया हम लोगों के पास सर्कुलर फॉर्म में, और दूसरा जो है वो हम लोगों के पास ये हो गया सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट। आई होप बेटा जी ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट जो है वो मैं मूव कर रहा हूं, आगे बात करेंगे, थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल हो गया CH4 का। तो यहां पे देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर सबको मालूम है कितना है, 6 है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 2,4 जो है वो रहने वाली है। तो यहां पे क्या करते हैं, कार्बन को सेंटर में रख दो, यहां रख दिया कार्बन को सेंटर में। आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने जो है यहाँ आउटर शेल में बना दिए। और हाइड्रोजन देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो हम एक काम करते हैं, हर हाइड्रोजन को इसके सामने जो है वो अरेंज कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हाइड्रोजन को जो है वो इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये बना एक गोला, ये बना दूसरा गोला, ये बना तीसरा गोला, और ये बना हमारे पास चौथा गोला। कैसे बन गया, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए टोटल। तो यहां पे देख लो 2 बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। और कार्बन के आउटर शेल में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। और कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो 2 ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये जो देखो हमने कार्बन का गोला मारा, इस गोले के अंदर देखो कितने एटम्स है, एक एटम है और कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका
ऑक्टेट जो है वो हम लोगों के पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 4 इसके अपने थे और 4 इसको और चाहिए था, तो एक हर एक हाइड्रोजन का जो एटम है वो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो गोले के अंदर लाई करेगा, जिसकी वजह से ये 8 जो लेजर पेन से हाईलाइट हो रखे हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोगों के पास सर्कल के अंदर लाई करेंगे। आई होप बेटा जी ये क्लियर है आपको, शायद ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे C2H6 वाले मॉलिक्यूल की। तो ये देखो, ये मॉलिक्यूल पहले ड्रॉ कैसे करना है आपको। ये कार्बन कार्बन लगाए, 6 हाइड्रोजन लगाने हैं आपको। तो ये 1 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5 और यहां पे 6 हाइड्रोजन जो है वो हमने लगा दिया। अब देखो 4 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इनको गैप में लगा देते हैं ताकि सर्कल बनाने में दिक्कत ना आए। तो ये बन गए थोड़ा इस तरीके से। ऐसे ही कार्बन का सिंबल ये बन गया ऐसे, 4 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के हो गए। अब मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पिंक कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से पिंक कलर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन के हो गए। अब गोला मार रहे हैं पिंक से ही, ये हाइड्रोजन का गोला, ये हाइड्रोजन का गोला, ये हाइड्रोजन का गोला। देखो हर गोले में एक एटम है और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन का गोला, ये हाइड्रोजन का गोला और ये जो है वो हम लोगों के पास हाइड्रोजन का गोला जो है वो बन गया। अब क्वेश्चन ये आता है, हाइड्रोजन का गोला बन गया, अब इस पर्टिकुलर कार्बन का सर्कल बनाना है। तो देखो कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 2 4 2 6 7 और एक ये वाला 8। अब एक ऐसा सर्कल बनाओ जिसमें कार्बन का सिंबल आ रहा हो और 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हो। तो ये बट ऑब्वियसली कैसे बनने वाला है, ये ऐसे बनने वाला है। ठीक है, तो इसी को मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं इस जगह पे। तो यहां पे देख लो हम लोगों ने क्या किया, ये ऐसे बनाया और ये जो है वो ऐसे कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे वाले कार्बन का बनाएंगे, दूसरे वाले कार्बन का भी बट ऑब्वियसली यही सेम काम जो है वो होगा। क्यों, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6 7 और एक 8। अब देखो ये वाले गोले के अंदर एक एटम है और कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये पर्टिकुलर जो है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये सारे के सारे क्या रहेंगे, एक तो सिंगल बॉन्डेड जो है वो हम लोगों के पास रहने वाले हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। अगर आपको ये मेरी सारी की सारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्लास 10th का पूरा सिलेबस जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। आगे बहुत सारे लेक्चर्स जो है, जितना भी सिलेबस है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैं सारा जो है वो टेकअप करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मूव कर रहा हूं। अब मैंने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसे बॉन्ड्स जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन ईच ने जो है वो शेयर कर रखा है। जैसे हम लोगों के पास अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहा है दैट इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लोरीन ने जो बॉन्ड बनाया दैट इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मीथेन हम लोगों के पास क्या है, CH4 है। तो ये जो बॉन्ड बनाया ये अभी हम लोगों ने किए ये वाले, ये भी कौन से हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, जहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक एटम ने जो है वो शेयर कर रखा है। अब डबल बॉन्ड्स कौन से होते हैं, अभी जो हमने ऑक्सीजन की बात करी जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रखे हैं, ये हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यहाँ पे देखो कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखे हैं, डबल बॉन्ड बना रखे हैं। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, CO2 का मॉलिक्यूल है। तो ऐसे बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, डबल बॉन्ड्स बोल देते हैं, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ईच एटम ने शेयर कर रखे हैं। मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। और ट्रिपल बॉन्ड के केस में देखो यहाँ पे हमने जब कंपाउंड किया था नाइट्रोजन का, तो इस केस में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एक एक कंपाउंड है जिसको हम लोग एसिटाइलिन बोल देते हैं और इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का रहता है। तो यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ये हम लोगों के पास एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लास 10th का जो है कार्बन कंपाउंड्स का टॉपिक उसको डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या रहते हैं, पेन कॉपी आप लोग पहले निकाल लीजिए। प्री रिक्वायरमेंट जो है वो इस चीज की है, क्योंकि सारी चीजें नोट करते रहेंगे तो आपको एकदम क्लासरूम वाला फील जो है वो मैं देने वाला हूं। मेरी जो है वो पूरी की पूरी कोशिश है, पीछे स्लाइड्स पे जो है वो सारा का सारा प्रॉपरली लिखा हुआ है। आप सिर्फ नोट डाउन करते रहो, वीडियो पॉज करते रहो, समझते रहो और लिखते रहो। किसी और चीज की जरूरत जो है वो आप लोगों को नहीं पड़ने वाली, ये मेरी गारंटी है। तो बेटा जी आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिकली हम लोगों के पास वो कंपाउंड्स जो लिविंग बीइंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गए हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, फैट्स हो गए, ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो बोला जाता है। तो पहले जब जो है वो थोड़े साल पहले अगर हम लोग बात करें, कुछ सदियां पहले, तो लोग ये सोचते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ना कुछ ऐसा खास एक बड़ा ही चमत्कारी सा फोर्स है
जो एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग जो है वो सिर्फ एक लिविंग बॉडी के अंदर ही बन सकती है। लेकिन इस मिथ को जो है वो सबसे पहले बस्ट किया था एक वुलर करके साइंटिस्ट हुआ है, जिसने सबसे पहले लैब के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का फॉर्मेशन जो है वो किया था। एक बार मैं यहाँ पे लाइन टू लाइन जो है वो पढ़ रहा हूं, देख लो। These are the compounds that were initially extracted from the natural substances, जो नेचर के अंदर चीजें प्रेजेंट है उससे जो है वो इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता था। और ऐसा सोचा जाता था, माना जाता था कि इसके अंदर एक वाइटल फोर्स नेसेसरी है जो इसके सिंथेसिस के लिए जरूरी है। वो फोर्स जो है वो सिर्फ नेचुरल बीइंग्स के अंदर ही जो है वो मिलता है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हीं के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन एक ये फ्रेडिच वुलर करके, इसने 1828 में ये थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया था, जब इसने यूरिया जो है वो अमोनियम साइनाइड से प्रिपेयर किया लैब्स के अंदर। तो इसके बाद एक मिथ जो है वो बर्स्ट हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेचुरल चीजों से ही एक्सट्रैक्ट किए जाए, ये हम लोग लैब्स के अंदर भी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेटा जी, आई होप आपको ये क्लियर है। ये सारा कुछ आप जो है वो नोट कर लो। लास्ट लाइन भी पढ़ देता हूं। एक्सेप्ट कार्बाइड्स, बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये जो है कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट, ये यहां पे जो है वो बेटा जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा। तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो है वो हम लोग इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ेंगे। कार्बोनेट्स जो है वो हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो है वो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन बाकी जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लेके चलते हैं। हो बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो देखो, कार्बन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स को फॉर्म कर रहा है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो हम लोगों के पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो किस चीज से बने हुए हैं बेटा जी, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो है वो बन रखे हैं, उनको हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो बोल देते हैं। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स का यूजुअली जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है ना, वो काफी कंपैरेटिवली लो होता है एज कंपेयर टू अगर मैं इसको आयनिक कंपाउंड के साथ कंपेयर करूं। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्डिंग है, क्योंकि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, तो वो उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है। जबकि आयनिक कंपाउंड जो गेन और लॉस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है, उससे बनी हुई है, तो जिससे वो बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, जिससे उसको पिघलाना या दूर दूर करना या बॉयल करना जो है वो हाई टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड होते हैं। जबकि कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स के लिए जो है वो लो टेम्परेचर ही रहता है। और इसकी जो वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, अनलाइक आयनिक कंपाउंड्स में क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जबकि इसके अंदर वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। दीज कंपाउंड्स ये जो है वो जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सब इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हो रखे होते हैं, कोई भी चार्जेस फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं मोशंस के लिए, इसीलिए इसके अंदर जो है तो हम लोगों के पास एक पुअर कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो कार्बन की ऐसी क्या खास चीज है कि मैंने आपको बताया कि इतनी सारी प्रॉपर्टीज, इतने सारे बायोमोलिक्यूल्स, इतने सारे जो नेचर के अंदर कंपाउंड्स है वो कार्बन के बने हुए हैं। कार्बन के अंदर ना सबसे ज्यादा अगर आप फोकस करो ना, तो दो मेन चीजें हैं। वो क्या मेन चीजें हैं? एक कार्बन की प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी है कार्बन की टेट्रावेलेंसी। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन जो है वो इतना खास एलिमेंट जो है वो बन जाता है, जो कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूजुअली जो है वो प्रेजेंट रहता है और बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म करता है। ठीक है, आगे हम लोग एक एक करके इन दोनों को डिटेल में जो है वो देखने वाले हैं। वीडियो में जो है वो बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैटिनेशन के बारे में जो है वो हम लोग बात करेंगे। कैटिनेशन क्या रहता है बेटा? ये एक हम लोगों के पास एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। सेल्फ लिंक का मतलब होता है खुद से जुड़ना। खुद से जुड़ना, तो खुद से कैसे जुड़ना? जैसे कार्बन, ये खुद के साथ ही बॉन्डिंग कर रहा है। खुद के साथ ही बॉन्डिंग करने की वजह से या इस लंबी लंबी चेन्स के फॉर्मेशन को हम लोग जो है वो कैटिनेशन बोल देते हैं। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स विद द अदर कार्बन एटम्स। तो बाकी कार्बन एटम्स के साथ मिल के लंबी लंबी चेन्स का जो फॉर्मेशन है उसको हम लोग जो है वो कैटिनेशन बोल देते हैं। बेटा जी ये क्लियर है। अब हम लोगों के पास जो
बेसिकली कार्बन की जो है वो कितनी भी लंबी 10,000, 20,000, 40,000 कार्बन के एटम्स जो है वो एक साथ जुड़ जाते हैं बड़े बड़े बायोमोलिक्यूल्स में, प्रोटीन्स में, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, तो कार्बन की एक खतरनाक प्रॉपर्टी की वजह से जो है वो इतने सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। तो ये कैटिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक और चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, सिलिकॉन भी जो है वही कार्बन फैमिली का ही कंपाउंड है, कार्बन के नीचे ही पीरियोडिक टेबल में जो है वो लाई करता है ग्रुप 14 के अंदर। तो वो भी कंपाउंड्स जो है वो 7-8 तक जो है वो सिलिकॉन एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं, जिसको हम लोग सिलिकेन्स जो है वो बोल देते हैं। लेकिन कार्बन जितनी बड़ी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है वो किसी में नहीं है। सिलिकॉन शो करता है, कुछ हद तक सल्फर भी जो है वो हम लोगों के पास कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है। तो सल्फर का एक S8 स्ट्रक्चर रहता है, आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो इसके अंदर भी 8 सल्फर के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं। तो आई होप कैटिनेशन जो है वो आपको क्लियर हो चुका है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, खुद से जुड़ना है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। तो कार्बन की इतनी ज्यादा कैटिनेशन जो है वो क्यों रहती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि साइज ऑफ कार्बन जो है ना, अगर हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,4, साइज काफी छोटा है। जो दूसरा एटम कार्बन का आ रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके, वो काफी नजदीक रहने की वजह से जो है वो प्रॉपर बॉन्डिंग इन दोनों एटम्स के बीच में या बाकी एटम्स जो भी कार्बन के साथ जुड़ रहे हैं उनके बीच में बन जाती है, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास रहता है। ठीक है, तो स्मॉलर साइज है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जिससे एलिमेंट्स के साथ जो एटम्स बाकी जुड़ रहे हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो न्यूक्लियस के बीच में कम रहता है तो बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रांग बनती है, जिसकी वजह से जो है ये बहुत सारी हाई लेवल ऑफ कैटिनेशन जो है ये हम लोगों के पास शो करता है। आई होप बेटा जी क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। अब बात करते हैं टेट्रावेलेंसी। देखो, टेट्रा का मतलब होता है 4, वेलेंसी का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स है या 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन जो है वो कार्बन कर सकता है। तो कार्बन के अभी हम लोगों ने एटॉमिक नंबर की बात करी थी बेटा जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था। 2,4 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो मतलब कार्बन के जो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। तो ये 4 डिफरेंट एटम्स के साथ जो है ये जुड़ सकता है। ठीक है, ये एटम कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन खुद भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 बॉन्ड्स बनाने की इसकी एबिलिटी को, 4 अलग अलग एटम्स के साथ जुड़ने की एबिलिटी को हम लोग जो है वो अपने पास टेट्रावेलेंसी जो है वो बोल देते हैं। तो यहां पे देखो, हैविंग अ वैलेंसी 4, कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट्स, जिसके अंदर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेट्रावेलेंट जो है वो बोल देते हैं। होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो नेक्स्ट बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से रहते हैं। अब ध्यान से समझना इस चीज को। मान लो बेटा जी ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, कार्बन के साथ जो है वो 4 हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिए। अब कार्बन की जो एबिलिटी थी वो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच करने वाली थी। इस कार्बन को किसी भी तरीके से मैं एक और एटम नहीं ऐड कर सकता जो डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच हो। इसका मतलब कंपाउंड का एक सैचुरेशन लेवल रीच हो चुका है। सैचुरेशन लेवल रीच हो चुका है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो बोल देते हैं, जिसके अंदर कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू 4 डिफरेंट एटम्स के साथ अटैच हो और एक भी एटम की और जगह वहां पे ना हो जो डायरेक्टली कार्बन के साथ जुड़ पाए। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो बोल देते हैं। हो बेटा जी ये क्लियर है। ऐसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं बात करूं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यूजुअली कौन से रहते हैं, जैसे डबल बॉन्ड है, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो तो ये जो बॉन्ड है अगर ब्रेक हो जाए, ये वाला बॉन्ड अगर टूट जाए तो इस कार्बन के साथ जो है वो कोई और एटम यहां पे अटैच हो सकता है। तो डबल बॉन्ड वाले में कार्बन को एकोमोडेट करने की जगह प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को जो और बॉन्ड्स बनाने की कैपेबिलिटी देते हैं, किस चीज को, कार्बन को, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो बोल देते हैं। ये कंपाउंड्स यूजुअली जो है या तो डबल बॉन्डेड रहते हैं या जो है ये ट्रिपल बॉन्डेड रहते हैं, जबकि हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो हम लोगों के पास जो है
वो यूजुअली सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स ही होते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। एलोट्रॉप्स के बारे में जो है वो देखने वाले हैं कार्बन के। तो बेसिकली एलोट्रॉप्स जो है वो होता क्या है, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स है जो बने तो कार्बन से ही हुए हैं या उसी पर्टिकुलर एटम से बने हुए हैं, लेकिन उनको स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा डिफरेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को, प्रॉपर्टीज को, फिजिकल नेचर को जो है वो शो करते हैं, लेकिन केमिकली वो जो है वो सिर्फ के सिर्फ उसी पर्टिकुलर एटम से जो है वो बने होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे एलिमेंट्स जो नेचर के अंदर जो है वो कुछ 2 3 4 फॉर्म्स में अवेलेबल है, जिनकी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहती हैं, बट स्ट्रक्चरली या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उसकी डिफरेंट होती हैं, ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड्स को जो है वो हम लोग एलोट्रॉप्स बोल देते हैं। तो कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके नेचर के अंदर जो है वो 3 तरह के एलोट्रॉप्स जो है वो प्रेजेंट है। तो पहले 2 एलोट्रॉप्स जिसके अंदर ग्रेफाइट आ रहा है और डायमंड आ रहा है, ये दोनों तो नेचुरली अकरिंग है, मतलब नेचर के अंदर एज इट इज तरीके से जो है वो प्रेजेंट है। जबकि ये जो फ्यूलरिन है, ये हम लोगों के पास जो है वो आर्टिफिशियली लैब्स के अंदर ग्रेफाइट को हीट करके जो है वो प्रिपेयर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 एलोट्रॉप्स के बारे में बारी बारी करके स्ट्रक्चरली भी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मूव कर रहे हैं, पेन कॉपी लेके सारा कुछ नोट कर लो। चलो बेटा जी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की। डायमंड जो है वो बेटा एक ऐसा एटम है जो कि अगर मैं बात करूं तो उस कार्बन के साथ हर कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो बोल देते हैं। तो एक कार्बन एटम है, वो 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो यहां पे देखो, ये पर्टिकुलर एटम है एक कार्बन का, ये 1 2 3 और 4, देखो 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो 4 कार्बन के साथ जुड़ा होने की वजह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को जो है वो गिव राइज करता है। ठीक है, तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है, ये सब लोगों को जो है वो मालूम है। यहां पे जो है वो मैंने इसका एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रखा है। ठीक है, काफी ज्यादा कॉस्टली जो है डायमंड हमारे पास यूजुअली रहता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मूव कर रहे हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूं तो ग्रेफाइट जो है वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। लेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब कैसे है, यहां पे देखो, ये एक पर्टिकुलर लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, मतलब आप इसको ऐसे इमेजिन करके चलो, ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। जैसे एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, ये फर्स्ट लेयर होगी, ये इसकी सेकंड लेयर होगी, ये थर्ड लेयर होगी, ये फोर्थ लेयर होगी, ये फिफ्थ लेयर होगी। ठीक है, तो इसमें क्या चीज है जो आपको जाननी है, हर कार्बन जो है वो 3 डिफरेंट कार्बन से अटैच है, जबकि डायमंड के अंदर 4 डिफरेंट कार्बन से अरेंज्ड है। जबकि ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूं तो हर कार्बन जो है वो 3 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास बॉन्डेड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो है वो ग्रेफाइट जो है वो हम लोगों के पास क्या करता है, एक कंडक्टिव नेचर को जो है वो शो करता है। क्योंकि कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन उसका फ्री है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से कार्बन जो है वो हमारे पास एक कंडक्टिव नेचर को जो है वो शो करता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग जो है वो ग्रेफाइट बोल देते हैं। लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो यहां पे देख लो, एक यहां पे 2 हो गया, यहां पे 3 हो गया। हर कार्बन ने 3 बॉन्ड्स जो है वो बना रखे हैं। हर लेयर के अंदर जो है वो 340 पिकोमीटर का डिस्टेंस है। पिकोमीटर से मतलब होता है इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, और यहां पे जो है वो 141, हर एक कार्बन एटम के बीच में जो है वो हमारे पास 141.5 पिकोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों के पास देखने को मिलता है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूं बेटा जी, ग्रेफाइट हम लोगों के पास काफी स्मूथ सब्सटेंस है, काफी स्मूथ रहता है, और ये बहुत ज्यादा कंडक्टिव रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करता है, अनलाइक ये नॉन मेटल्स की तरह, क्योंकि है ये नॉन मेटल, कार्बन है तो नॉन मेटल है, लेकिन ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन आ जाती है, जिसके अंदर ग्रेफाइट हम लोगों के पास जो है एक कंडक्टिव नेचर जो है वो हमारे पास शो करता है। वो बेटा जी ये क्लियर है। कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड कार्बन एटम्स से जुड़ा हुआ है और एक प्लेनर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, डायमंड नहीं करता, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। मैंने बताया 3 ही बॉन्ड्स बने हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टिव हो जाता है। बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे फ्यूलरेंस की। फ्यूलरेंस यूजुअली जो है वो ग्रेफाइट को, मतलब प्रोलॉन्ग हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट से जो है वो हम लोगों के पास मिलते हैं। इसके अंदर क्या रहता है, यूजुअली 60 से
जो है वो 350 तक कार्बन एटम्स एक डॉम शेप, यहां पे ये जियोडेसिक, यहां पे इन्होंने वर्ड यूज कर रखा है, डॉम डिजाइन जो है ये एक बन जाता है, जो कि यूजुअली आप इसको अगर ऐसे समझो तो ये फुटबॉल की तरह जो है ये डिजाइन लगता है देखने में। तो इस तरह का एक स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिलरिन्स बोल देते हैं। अगर आप इस फिलरिन के अंदर थोड़ा सा फोकस करो ना बेटा, यहां पे देखो एक 5 मेंबर्ड रिंग है, यहां पे देखो कितने मेंबर्ड होगी, 1, यहां पे हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ये 5 मेंबर्ड रिंग होगी। अब हर 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो एक 6 मेंबर्ड रिंग के साथ जुड़ी हुई है। कैसे, इसको ध्यान से देखना, ये 5 मेंबर्ड रिंग थी, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। कैसे, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पे देखो 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग के साथ जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 26 मेंबर्ड रिंग्स हो जाती हैं और 12 जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग्स हो जाती हैं जो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो रही हैं। और C60 से C350 तक स्ट्रक्चर्स जो है वो हमारे पास यहां पे फॉर्म हो जाते हैं फिलरिन्स के अंदर। तो सबसे पहले ये बकमिस्टर फिलरिन करके साइंटिस्ट हुआ है, इसने सबसे पहले जो है वो इस चीज को डिस्कवर किया या सबसे पहले इस चीज को जो है वो फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एलोट्रॉप जो है वो कार्बन का हो जाता है। ठीक है, कार्बन की चेन्स के बारे में जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्बन कितनी डिफरेंट तरह की चेन्स का फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन एक तरह की चेन बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन क्या रहती है, कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के खड़े हैं। ठीक है, कोई भी ब्रांचिंग जो है वो उसके अंदर नहीं है, एकदम सीधा पेड़ की तरह जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसी चेन्स को हम लोग स्ट्रेट चेन कार्बन्स जो है वो बोल देते हैं। अब एक और इसके अंदर कैटेगरी रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड चेन जो है वो बोल देते हैं। ब्रांच चेन के अंदर क्या रहता है, ये मान लो कार्बन की एक चेन है, इसके अंदर एक कार्बन जो है वो इस तरीके से बीच में घुसा हुआ है और एक कहीं पे और जो है वो लगा हुआ है। तो एक ब्रांचिंग जो है वो प्रेजेंट है, मतलब पेड़ की टहनियां जो है वो अगर लगी हुई है तो ऐसी चेन्स को हम लोग जो है वो ब्रांच चेन्स जो है वो बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। इसके बाद मैं अगर यहां पे थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन का एग्जांपल है, जबकि यहां पे देखो ये कार्बन के साथ यहां पे जो है वो ब्रांचिंग है, तो ये एक ब्रांच चेन का एग्जांपल जो है वो हम लोगों के पास है। अब ऐसे ही एक और तरह की डिफरेंट चेन होती है जिसको हम लोग साइक्लिक बोल देते हैं या रिंग जो है वो बोल देते हैं। अब ये रिंग कैसे है, देखो यहां पे कार्बन ने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और फाइनली जो है वो उसी कार्बन के साथ जो है वो फर्स्ट वाला कार्बन अटैच है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 6 वाला फिर फर्स्ट वाले से अटैच है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स या साइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो भी बोल देते हैं। पिछले लेक्चर में जो है वो मैंने सल्फर के S8 मॉलिक्यूल का डिस्कशन जो है वो किया था, ये भी एक तरह का साइक्लिक कंपाउंड है। तो देखो यहाँ पे सल्फर के एटम्स जो है वो हम लोगों के पास जुड़े हुए हैं, टोटल यहाँ पे 8 एटम्स है सल्फर के और एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्डिंग करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये भी एक तरह का साइक्लिक कंपाउंड ही हमारे पास हो जाता है। तो यहाँ पे एक एलोट्रोपिक नेचर शो हो रही है या एक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सल्फर की जो है वो यहाँ पे शो हो रही है, जिसमें सेल्फ लिंकिंग जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि ये साइक्लिक है इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो है वो टेकअप किया। तो आई होप आपको ब्रांच समझ आ गया, स्ट्रेट चेन समझ आ गया, रिंग लाइक स्ट्रक्चर या साइक्लिक वाला भी जो है वो आप लोगों को पता लग गया। आगे हम लोग बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला रहता है C6H6। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है बेंजीन का। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये भी 6 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर जो है वो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, मैं एक बार इसको प्रॉपरली जो है वो आपको बना के बताता हूं। ये एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा कार्बन जो है, पहले सारों को मैंने सिंगल बॉन्डेडली जो है वो जोड़ दिया। उसके बाद इसके अंदर जो है वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स कैसे हैं, यहां पे देख लो, इस और इस कार्बन के बीच में है, फिर अगले वाले के में नहीं है, फिर अगले दोनों में है, फिर अगले में नहीं है, फिर अगले दोनों में है, फिर अगले में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम लोगों के पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। और ये इसकी वैलेंसी अगर कार्बन की देखें तो कार्बन की हमारे पास 4 वैलेंसी होती है, लेकिन यहां पे जो है 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, एक बॉन्ड का जो है वो इसको जरूरत है। तो यहां पे एक बॉन्ड जो है वो इस तरीके से ये बना देता है और हमारे पास कंपाउंड जो है वो बन जाता है बेंजीन का। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये आपको जो है वो आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। अब थोड़ा सा नेमिंग का टेस्ट ले लें इस साल,
ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे हैं दुनिया में। अगर कहीं पे प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले लगाना, आपने बहुत सारे कंपाउंड्स का नाम सुना होगा, मिथेन सुना होगा, इथेन सुना होगा, पेंटेन सुना होगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स मिथ, मिथ का मतलब क्या होता है? मिथ वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पे भी आ गया ना, तो आप ये समझ लो कि उसका मतलब है उसके अंदर एक कार्बन प्रेजेंट है। मिथ का मतलब एक कार्बन, इथ का मतलब दो कार्बन, तो काउंटिंग होगी। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये इसी की तरह लगता है मेरे को हमेशा से। ऑक्ट, नॉन, डेक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो ये ऑक्ट 8, 9 और ये 10। हेक्स सिंपल है जो है, हेप्ट 7, पेंट ये सिंपल है, और यहां पे ब्यूट, प्रॉप, इथ, मिथ जो है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो ये सारे के सारे जो है, कहीं पे अगर 8 कार्बन है तो वो ऑक्ट लगेगा, उसके अंदर 10 कार्बन है तो डेक लगेगा, उसके अंदर अनडेक, डोडेक जो है वो 11 और 12 कार्बन के लिए लगता है, लेकिन वो अपने को नहीं पढ़ना, वो नेक्स्ट ईयर्स हम लोग जब ऑर्गेनिक डिटेल में देखेंगे तो इसको जो है वो हम लोग करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप मिथ समझ लो, इथ, 3 वाला प्रॉप, 4 वाला ब्यूट, 5 वाला पेंट, 6 वाला हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये सारे के सारे जो है वो अपने पास आप लिख लो, ठीक है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट बेटा आज मैं बात करूंगा एल्केन्स के बारे में। ध्यान से समझना, कार्बन के साथ अगर 4 बॉन्ड जुड़े हों, एल्केन कौन से होते हैं? जो भी हमारे पास सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो है उनको हम लोग एल्केन्स जो है वो बोल देते हैं। अब इसका नाम क्या होगा? देखो, इसके लिए प्रीफिक्स तो मैंने आपको बता ही दिए पिछले वाली स्लाइड में। इसके लिए एक सफिक्स रहते हैं जो लास्ट में लगते हैं। सिंगल बॉन्डेड वाले सारों के लास्ट में लगता है एन। सारों के लास्ट में क्या लगता है? एन। कहां से आया? एन, एल्केन, एन। तो यहां पे लास्ट में एन लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, दिस इज मिथेन। ये मिथेन है क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है, सारे हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। अगला देख लो, यहां पे हाइड्रोजन, 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 यहां पे भी एच, एच, एच। तो ये क्या है? 2 कार्बन है तो इथ, सारे सिंगल बॉन्डेड है तो एन, तो इथेन हो गया ये। ऐसे ही प्रोपेन, ब्यूटेन, मैं पेंटेन बना के बताता हूं। ये देखो, पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन, और सारे कार्बन जो है वो हमारे पास कैसे जुड़े हो? सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो है वो जुड़े हो, तो उसको हम लोग जो है वो पेंटेन बोल देते हैं। तो ये हम लोगों के पास क्या कंपाउंड हो गया? पेंटेन कंपाउंड हो गया। अब आपके दिमाग में शायद थोड़ा सा डाउट आ रहा हो कि सर ये हाइड्रोजन कैसे लगा रहे हो आप? तो देखो यार, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो यहां पे देखो, इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रखा है, 3 बॉन्ड और बनाएगा, तो 3 बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड बना दिए। अब यहाँ पे इस वाले कार्बन को देखो, 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना के बैठा, कितने बॉन्ड और बनाएगा? 2 बॉन्ड और बनाएगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए। तो आप वैलेंसी चेक कर लो, कार्बन एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है जिसके अंदर 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होना है, सिंगल बॉन्डेड है सारे, तो वर्ड पेंट लगेगा, सारे के सारे नेक्स्ट वाले जो है वो एन हो जाएंगे, तो पेंटेन का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही एक और कंपाउंड है हम लोगों के पास जिसको बोलते हैं क्या? प्रोपेन। तो प्रोपेन वाला कैसे बनने वाला है? 1 2 3। तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन इनके साथ जोड़ दो, तो ये हम लोगों के पास प्रोपेन का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। तो अब इसके अंदर ना, यहां पे एक और चीज मेंशन्ड है कि इसका जो फॉर्मूला है वो हम लोगों के पास CnH2n+2 है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो करके बता रहा हूं। देखो, पहले वाला कंपाउंड है, इसको हमने क्या बोला था? मीथेन बोला था। अब यहां पे देखो, अगर n की वैल्यू 1 हो तो C1H कितना होगा? 2 × 1 + 2 विच इज इक्वल टू CH4। तो जितने भी हमारे पास एल्केन्स है ना, वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं n की वैल्यू यहां पे 2 पुट कर दूं तो C2H2 × 2 + 2 विच इज इक्वल टू C2H6। तो ये हमारे पास C2H6 क्या होगा? इथेन होगा। इथेन कैसे होगा? देख लो, 1 2, यहां पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और यहां पे भी 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। फॉर्मूला क्या बन गया? C2 बन गया, H6 बन गया। तो C2H6 क्या हो गया हम लोगों के पास? इथेन हो गया। तो जनरल फॉर्मूला में ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक और काम करते हैं, n = 3 के लिए भी करवा के देख लेते हैं। C3 2 × 3 + 2 विच इज इक्वल टू C3H8। तो ये हम लोगों के पास क्या बन गया? ये प्रोपेन बन गया। अब प्रोपेन कैसे बन गया? 1 2 3, यहां पे 3 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन और यहां पे 3 हाइड्रोजन। चेक कर लो फॉर्मूला, C3 है और H इसमें कितने हैं हमारे पास? 8 है।
ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वो हम लोगों के पास मिथेन, इथेन, ब्यूटेन और एल्केन्स जो कि सिंगल बॉन्डेड जनरल फॉर्मूला इसके साथ जो है वो हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। अब इसके अंदर ना बड़ी खास बात है, ध्यान से देखना इस चीज को। CH4 मैं ना इन्हीं को लिख रहा हूं दोबारा से, देखो CH4, उसके बाद कंपाउंड आ रहा है C2H6, उसके बाद आ रहा है C3H8। मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा अगर आप ध्यान दो तो यहां पे देखो कितने कार्बन का गैप है, एक कार्बन का गैप है, और कितने हाइड्रोजन का गैप है, दो हाइड्रोजन का गैप है। इन दोनों में देखो एक कार्बन का गैप है और कितने हाइड्रोजन का गैप है, दो हाइड्रोजन का गैप है। कैसे, यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे तीन कार्बन है, तो कितने हाइड्रोजन का गैप, कार्बन का गैप हुआ एक का। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, तो कितने का गैप हुआ, दो का। तो इसमें भी CH2 का, इसमें भी CH2 का। तो अगर मैं कोई भी एल्केन की सीरीज ले लूं, हर एल्केन की सीरीज जो पीछे वाली सीरीज से CH2 ज्यादा होगी, CH2 ज्यादा होगी, दैट इज नोन एज, ये मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, इसको हम लोग होमोलोगस सीरीज जो है वो बोल देते हैं। कि जो भी मिथेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नॉक्टेन, नॉनेन, डेकेन, जो भी सीरीज है, हर प्रीसीडिंग एलिमेंट जो है, हर आगे वाला एलिमेंट जो है वो पिछले वाले एलिमेंट से CH2 ज्यादा होता है। ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, होमोलोगस सीरीज जो है वो बोल देते हैं। खूब बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे एल्कीन्स के बारे में। तो एल्कीन्स कौन से वाले रहते हैं, ये वो कंपाउंड्स है जिसके अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट रहता है। डबल बॉन्ड कैसे, देखो C डबल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब मेरे को बताओ, कार्बन दो बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, कितने बॉन्ड और बनाएगा, दो और बनाएगा। तो यहां पे मैंने H2 लगा दिया, यहां पे भी H2 लगा दिया, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, देखो दो कार्बन है इसमें, तो ये हो गया इथ। अब इस केस में जो सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है दैट इज इन, इसके बाद में क्या लगेगा, इन लगेगा। वहां पे एन लगा था, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया अपन लोगों ने, एल्कीन। क्या बोल दिया इसको, एल्कीन बोल दिया। ऐसी देखो नेक्स्ट वाला कार्बन बनाता हूं मैं, C डबल बॉन्ड C, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोपीन बोल देंगे। एक दो तीन चार, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, ब्यूटीन बोल देंगे। एक दो तीन चार और पांच, इसको क्या बोल देंगे, पेंटीन बोल देंगे हम लोग, ठीक है। तो आई होप बेटा जी ये सारा का सारा जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के बारे में अगर मैं देखूं तो ध्यान से थोड़ा सा आप विजुलाइज करो। दिस इज C2H4, यहां पे देखो ये C3H6 आएगा। कैसे, दो हाइड्रोजन यहां पे, एक यहां पे, दो यहां पे, ठीक है। तो आई होप यही बनेगा ना, हाँ यही बनेगा ना। यहां पे तीन आएंगे, तो तीन एक चार और दो छह, छह हाइड्रोजन हो गए। कैसे, देखो तीन एक चार दो छह, इसका भी देख लो, यहां पे क्या रहेगा, तीन दो यहां पे, एक यहां पे और तीन यहां पे, तीन तीन छह, तीन नौ, नहीं ये बना, एक मिनट इसको बना लेते हैं प्रॉपरली। ये बनेगा हम लोगों के पास तीन हाइड्रोजन यहां पे, दो हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे और दो हाइड्रोजन यहां पे। तो ये बन गया दो तीन पांच, पांच और तीन आठ जो है ये हम लोगों के पास हो जाएगा। तो ये बन जाएगा C3H8 का फॉर्मेशन जो है यहां पे हो जाएगा। अब थोड़ा सा और यहां पे फोकस करने की जो जरूरत है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा जी। इसके अंदर भी अगर आप यहां पे गैप देखोगे तो ये वाला गैप भी हम लोगों के पास CH2 का गैप होने वाला है। कैसे, यहां पे दो कार्बन, यहां तीन, यहां चार, यहां छह, यहां छह, यहां आठ, दो हाइड्रोजन, तीन और यहां पे चार आएगा। तो यहां पे भी जो है वो हम लोगों के पास क्या रहने वाला है, एक कार्बन का गैप जो है वो रहने वाला है। बेटा जी आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो हम लोग एल्काइंस के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे देख लो YNES, तो ये कौन से वाले कंपाउंड्स है, ये हम लोगों के पास बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स जो है वो हम लोगों के पास रहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर देखो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहां पे देखो कार्बन तीन बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, सिर्फ एक बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है उसकी। तो यहां पे देख लो ये HH करके बनाएगा, फॉर्मूला हो गया C2H2। अब देखो ये इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा, N की वैल्यू 2 पुट करो, तो यहां पे देख लो C2H2 इंटू 2 माइनस 2 विट इज इक्वल टू C2H2। C2H2 जो है वो हम लोगों के पास एसिटाइलिन भी बोल देते हैं इसको, ये काफी कॉमन नेम है इसका। लेकिन हम लोग IUPAC के हिसाब से या केमिस्ट्री के अंदर जो नेमिंग है उसके हिसाब से इसके लिए वर्ड यूज करते हैं इथाइन। इथाइन क्यों बोलेंगे, आइन तो लगा दिया, इथ क्यों लगाया, सबको मालूम है क्योंकि इसके अंदर दो कार्बन प्रेजेंट है।
ऐसी देखो बेटा जी, मैं आपको प्रोपाइन बना के बताता हूँ। ये हम लोगों के पास क्या हो गया, कंपाउंड। प्रोपाइन का कंपाउंड हो गया। इसके अंदर अगर आप हाइड्रोजन वगैरह लगाओ तो C3H4 जो है ये फॉर्म होगा। अब थोड़ा सा इसके अंदर भी गैप देखो जरा। इसके अंदर भी किसका गैप है, देखो CH2 का गैप है। तो यहां पे भी CH2 का गैप जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये भी होमोलोगस सीरीज की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो बेटा क्लास 10th का जो है वो कार्बन एंड कंपाउंड्स चैप्टर हम लोगों ने शुरू कर रखा है, तो उसके अंदर हम लोगों का लास्ट टॉपिक जो है वो रह गया है, जिसके अंदर हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप्स बेसिकली क्या रहते हैं कि कार्बन की चेन के साथ अगर कोई एटम जिसके अंदर ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कोई भी हेट्रो एटम जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा लगा हो, तो वो उस चेन के कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देता है और अपने हिसाब से जो है वो डिराइव करता है। तो ऐसे हेट्रो एटम्स जो किसी स्पेसिफिक कार्बन की चेन के साथ लगे हों, ठीक है, जो कि कार्बन की चेन की कैरेक्टरिस्टिक्स को ही डिफाइन कर दें या उसी के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मूव करें, उनको हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो बोल देते हैं। कार्बन जो है वो हम लोगों के पास हेलोजेंस के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है, नाइट्रोजन के साथ भी बना रहा है और सल्फर के साथ भी बॉन्ड्स जो है वो बन रहे हैं। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स मैंने नेक्स्ट पेज पे जो है वो डिफाइन कर रखे हैं, ये आप पूरा जो है वो नोट कर लो, जिसके अंदर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट रहता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं, जैसे मान लो ये CH4 जिसको हम लोग अपने पास क्या बोल देते हैं, मीथेन बोल देते हैं। तो इसके अंदर देखो अगर 3 हाइड्रोजन, एक यहां पे अलग करके लिख दिया मैंने, अगर ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन को मैं OH से रिप्लेस कर दूं, जैसे कि देखो यहां पे CH3OH, या ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन को मैं Cl से रिप्लेस कर दूं, या ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन को मैं NH2 से रिप्लेस कर दूं, तो ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक कंपाउंड्स जो है वो इस कार्बन की करेक्टरिस्टिक्स को ही बदल देंगे और अपने हिसाब से जो है वो डिराइव करेंगे। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो बोल देते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके कोई और हेट्रोएटम जो है वो कार्बन की चेन के साथ जुड़ रहा है। नेक्स्ट पेज पे जो है वो बेटा मूव कर रहे हैं हम लोगों के पास, मैं आपको बता देता हूं। एक रहते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या रहते हैं, कहीं पे भी ग्रुप 17 का अगर कोई एलिमेंट जुड़ा हो, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो ये अपने हिसाब से जो है वो कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर देता है या कार्बन की चेन की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिफाइन कर देता है। अगर कहीं पे OH ग्रुप लगा हो तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग एल्कोहल्स बोल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3OH हो गया या C2H5OH हो गया। तो ये एल्कोहल की कैटेगरी जो है वो हम लोगों के पास हो जाती है, कहीं पे भी OH ग्रुप का अटैचमेंट जो है अगर हम लोगों के पास हो रहा है। अब एक और ग्रुप रहता है अपने पास, कहीं पे भी ये वाले ग्रुप का अटैचमेंट हो, CHO, जो कि किस तरह से दिखता है, ये इस तरह का होता है, तो इसको हम लोग कौन सा ग्रुप बोल देते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो इसको हम लोग बोल देते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिफाइन करता है, तो एक फंक्शनल ग्रुप का काम जो है वो कर रहा है। एक और हम लोगों के पास है C डबल बॉन्ड O, यहां पे भी कार्बन हो, यहां पे भी कार्बन हो, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं, कीटोन जो है वो इस तरह के ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं। एक और ग्रुप है हम लोगों के पास C डबल बॉन्ड O OH, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है या कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप जो है वो हो जाता है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आपको क्लास 10th के अंदर जानना है, बाकी डिटेल में जो है वो हम लोग अगले साल पढ़ने ही वाले हैं। जो बच्चे जो है वो केमिस्ट्री अगले साल देखेंगे तो वो लोग जो है इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हर एक के ऊपर जो है वो पर्टिकुलर चैप्टर्स जो है वो हमारे पास डिफाइंड है। वो बेटा जी क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूँ। तो होमोलोगस सीरीज मैंने ऑलरेडी जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक हमारे पास एल्केन्स की कैटेगरी थी जिसके अंदर ये हम लोग मीथेन बनाते थे। उसके बाद एक हम लोगों के पास था C2H6 जिसको हम लोग इथेन बनाते थे। इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस था वो CH2 का डिफरेंस था। ऐसी जो है वो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर हम लोगों के पास जो डिफरेंस हो कंजिक्यूटिव कंपाउंड्स के बीच में वो CH2 का हो, तो ऐसी सीरीज को हम लोग होमोलोगस सीरीज जो है वो बोल देते हैं। तो ये डेफिनेशन वहां पे हम लोगों ने डिस्कस नहीं करी थी, तो आप अभी के लिए समझ लो। तो जहां पे भी CH2 का कंजिक्यूटिव जो है वो कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस हो रहा है
उनको जो है वो हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। वो बेटा जी ये क्लियर है। अब होमोलोगस सीरीज के अंदर ना कुछ खासियत है, ये एनसीईआरटी की लाइंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज का मास जो है वो बढ़ रहा है, जैसे मीथेन से अगर मैं इथेन की तरफ मूव करूं, इथेन से अगर मैं प्रोपेन की तरफ मूव करूं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ी बहुत वेरी करती रहती है, बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मोस्टली सेम रहती हैं। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, तो इन सब के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस जो है वो आता रहता है। तो आप अभी के लिए एक अपने दिमाग में चीज बिठा लो, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास एक चेन का बढ़ता है, मतलब हैवी हो जाती है एक चेन जो है, उस हिसाब से जो है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोगों के पास इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे देखो, दिस इज बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हम लोगों के पास बढ़ जाएगा। तो अगर बात करें CH4 की या C2H6 की, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और जो है वो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा इसके प्रीवियस जो है वो मेंबर से, जो कि हम लोगों के पास कौन सा है, मीथेन है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो बाकी प्रॉपर्टीज जैसे कि सॉल्युबिलिटी होगी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, शो सिमिलर ग्रेडेशन, बट केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड सोनली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम लोगों के पास ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप से जो है वो डिफाइन हो रही है कि मतलब उस कार्बन के अंदर क्या स्पेसिफिक चीज प्रेजेंट है, उसके ऊपर जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों के पास डिपेंड करती हैं। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि सॉल्युबिलिटीज होगी, वो भी थोड़ी थोड़ी वेरी करती रहती हैं हम लोगों के पास विद द मॉलिक्यूलर मासेस। तो ये आपको जो है वो जानना था। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो कार्बन कंपाउंड जितना भी ये टर्म 2 के अंदर आना है वो सारा का सारा मैंने जो है वो कंप्लीट कर दिया है। सारी प्लेलिस्ट जो है वो बन चुकी है, वन शॉट जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है। आई होप बेटा जी आपको सबको जो है ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि क्लास 10th की मोस्टली सारी साइंस जो है वो हम लोग टर्म 2 एग्जाम से पहले जो है वो खत्म करने वाले हैं। आई होप बेटा जी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे।